तो देखिए ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 11 के रिगार्डिंग एंड यहाँ पे हम देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे चेक किए जाएंगे एंड साथ ही में जो आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इवन जो आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं उनमें भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ ऑलरेडी हमने जो फिजिक्स का कोर्स है 1 शॉट्स में कराया था लास्ट ईयर ही एंड काफ़ी बढ़िया स्कोर किया था। जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने इन वीडियोस को देखे एंड ऑलरेडी हमेशा मेरा जो कंटेंट होता है मैं वही कंटेंट देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम की लेवल से 5 स्टेप आगे होता है एंड चाहे आपका 11th हो या फिर आपका 12th हो, अदरवाइज मैं कंटेंट देता ही नहीं। जैसे कि बच्चे पूछते थे आप बायोलॉजी का अपलोड करो, केमिस्ट्री का, मैं वही चीज़ देता हूँ जिसमें मुझे होल्ड है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे टीचर्स ने आपको बायोलॉजी पढ़ाया था, अगर आपसे पेपर नहीं बना तो वो उन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके फर्दर एमसी इसी प्ले लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे देखिए ये वाला सेशन जो मैंने कराया है आप इसको देख सकते हो। देखिए टॉप 1 एंड 2 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी इसी प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको अलग शायद 65 क्वेश्चन मिलेंगे एंड ये वाले सेशन में आपको अलग 50 क्वेश्चन। फिर न्यूमेरिकल सेशंस भी मैंने 3 कराए हैं, आप ये कर सकते हो एंड आई गारंटी आप पेपर में 70 आउट ऑफ 70 करके आओगे अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे। नाउ देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है एंड आप साथ में स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हो एंड अपना स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि 50 में से आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया। एंड अगर आपका स्कोर यहाँ पे 45 प्लस हो रहा है सो आप ये मानिए कि आप इजीली कल 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करके आएंगे। अगर आपका 35 से 45 स्कोर हो रहा है सो आप 90 प्लस स्कोर करके आओगे डेफिनेटली। अगर आपका उससे नीचे है तो इट मीन्स कि आपकी प्रेपरेशन में थोड़ी लैगिंग है कॉन्सेप्ट्स में। नाउ ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, बताइए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हमारे पास होता है ये किसके बराबर होता है। अगर हम जो हमारा सोलर सिस्टम होता है या फिर अगर उसकी हम बात करें वहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं लाइक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, पारसेक हो गया, ये सब चीज़ें जो हमारे पास होते हैं दीज आर बेसिकली दी यूनिट्स रिगार्डिंग लेंथ, इनसे हम बेसिकली लेंथ मेजर करते हैं। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास होता है सिंपली जो हमारी अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये है सन, हमारी सन एंड अर्थ के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है। सो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हमारे पास क्या होता है, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड बताइए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 AU जो हमारे पास होता है इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर, हमारे पास 150 मिलियन किलोमीटर। नाउ पारसेक, क्वेश्चन नंबर 2, पारसेक इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, जो पारसेक हमारे पास होता है बताइए ये क्या है, मास का, डेंसिटी का, वॉल्यूम का, लेंथ का। सो इट इज़ लेंथ। सो ये हमारे पास क्या है, अगेन लेंथ का यूनिट हमारे पास, यानी कि लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट एंड अगेन कहाँ पे यूज़ होता है हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज या फिर सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन हैज़ दी यूनिट्स, बताइए फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर नन। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सरफेस टेंशन हमारे पास होता है, सरफेस टेंशन पढ़ा है आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में, सरफेस टेंशन जो हमारे पास होता है एस या फिर सिग्मा, मैंने आपको बोला इट इज़ बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास। सो इसमें डायमेंशंस क्या यूनिट्स या फिर डायमेंशंस किनके होंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ के, मैंने एरिया टिक करा। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ के। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। सो आपको पता है F जो हमारे पास होता है दैट इज G_m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आप G निकालिए दैट विल बी इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। सो फोर्स का न्यूटन, अच्छा R यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि मीटर, ऊपर स्क्वायर, नीचे m1 m2 यानी कि 2 मैसेस यानी कि kg स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर यानी कि पर kg स्क्वायर बेसिकली। Next, which of the following is a dimensionless, which of the following is basically dimensionless quantity, यहाँ पे बताइए dimensionless। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऊपर हमने देखा, इसके यूनिट ये बनते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी,
रिलेटिव वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसमें हमारे पास सिंपली जो डायमेंशंस होते हैं या फिर यूनिट्स होते हैं दे आर ऑफ वेलोसिटी। प्लैंक्स कांस्टेंट ऑलरेडी आपको पता होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। अगेन ये एग्जामिनर का फेवरेट है, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से आप H इज इक्वल टू E बाई न्यू निकालोगे, ऊपर एनर्जी नीचे फ्रीक्वेंसी। सो इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये क्या होता है, इट इज़ बेसिकली डायमेंशन लेस। ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, ये आप अपकमिंग क्लास 12th में पहले ही यूनिट में, पहले ही टॉपिक में जब आप कूलम्स लॉ पढ़ोगे वहीं पे आप देखोगे रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहीं पे आप देखोगे ये चीज़ होती क्या है। सो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस। बाकी चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी, रिलेटिव वेलोसिटी भी, प्लैंक्स कांस्टेंट भी, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमारे पास होता है दैट इज mr स्क्वायर। एम यहाँ पे मास, इनके डायमेंशन क्या होंगे m, r यहाँ पे डिस्टेंस या फिर लेंथ, सो डायमेंशन क्या होंगे l स्क्वायर, सो ml स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास होता है जब आप स्टोक्स लॉ पढ़ते हो, स्टोक्स लॉ जब आप पढ़ते हो वहाँ पे बेसिकली आप देखते हो, अच्छा, या फिर स्टोक्स लॉ में भी इन्वॉल्व है, या फिर पहले ही न्यूटन्स लॉ हम देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बेसिकली वहीं पे आप इसकी डेरिवेशन देखते हो। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है इसके लिए, बेसिकली यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए आपको हमेशा फॉर्मूला या फिर इक्वेशन पता होनी चाहिए। सो अगेन हमारे पास बेसिकली जब हम स्ट्रेस निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, वो हमारे पास होता है माइनस नीटा du अपॉन डी एक्स या फिर du अपॉन डी वाई। अच्छा, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमारे पास क्या है, du बाई डी एक्स। इवन लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, बताइए जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा इसके यूनिट एंड डायमेंशन क्या होते हैं। सो यहाँ पे ये इसके यूनिट एंड डायमेंशन है, समझ ऐसे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट के यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हो, du बाई डी एक्स। सो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, नीटा आपको निकालना है। नीटा आपका क्या होगा, नीटा विल बी एफ बाई ए। अच्छा, एक्स इधर जाएगा यानी कि डी एक्स, अच्छा यू नीचे आएगा यानी कि डी यू। सो यहाँ से आप इजीली अब निकाल पाओगे। देखिए एफ आपका यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l1 t-2 डिवाइडेड एरिया, एरिया के डायमेंशन l2, x यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशन l, यहाँ पे u क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन lt-1। यहाँ पे आप देखेंगे आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए l और l यहाँ से गया, एक l2 और ये l, सो m1 l-1। अच्छा, यहाँ से t-1, एक t-1 गया, सो यहाँ पे आपका क्या बचा, m1 l-1 t-1। सो ऑप्शन ढूंढिए, m1 l-1 t-1। So these are the dimensions of coefficient of viscosity. Next, dash is a physical quantity amount that can never be negative. बताइए, distance, acceleration, force, velocity, बेसिक क्लास से आपने पढ़ा होगा, इनमें से कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट इज बेसिकली डिस्टेंस, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट, नंबर 9, dash is used to describe the overall motion of an object and to find its final position in terms of its initial position at a given time. बताइए, distance and speed, velocity and speed, distance and displacement, displacement and velocity। किसी ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जाम्पल ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। पोजीशन निकालने के लिए या फिर ओवरऑल मोशन डिस्क्राइब करनी है, फॉर एग्जाम्पल इसने ये वाली पाथ लेंथ क्या की, ये वाली पाथ लेंथ ट्रैवल की, एंड आपको पता होगा कि जब एक पार्टिकल कोई पाथ लेंथ ट्रैवल करता है उतने ही टाइम में वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पाथ लेंथ जो होती है इट इज़ बेसिकली डिस्टेंस हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि मोशन में क्या करें। मोशन में बेसिकली पोजीशन चाहे इनिशियल हो या फिर फाइनल पोजीशन हो या फिर ओवरऑल मोशन लोकेट करने में हेल्प करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट, if the distance traveled by an object is 0, what will be this displacement of the object। आपको पता होगा जो डिस्टेंस हमारे पास होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो या तो ज़्यादा होगी या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, कभी कम नहीं हो सकती। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0, अगर डिस्टेंस 0 है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, हमारे पास 0 ही होगी। सो ढूंढिए ऑप्शन यहाँ पे। सो दी व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारे पास 0। नंबर 11 यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स,
एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या फेंका, अपवर्ड्स फेंका, अच्छा इट रिटर्न्स इट रीच हाइट ऑफ 100 मीटर, सो इसने कितनी हाइट ट्रेवल की यहाँ पे 100 मीटर्स, एंड देन रिटर्न्स टू द थ्रोवर, फिर ये वापस रिटर्न कर रहा है थ्रोवर की ओर, आपको बोल रहा है द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज 0, नहीं टोटल डिस्टेंस क्या होगी 200, अच्छा फिर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज यहाँ पे 100, द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फॉर एग्जांपल फाइनल गया, फिर फाइनल से वापस इनिशियल आया, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है। सो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी 0। नेक्स्ट, जीरो एक्सेलरेशन मीन्स, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है बताइए। जीरो एक्सेलरेशन जब हम बोलते हैं कि किसी बॉडी में जीरो एक्सेलरेशन है, सो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर dv/dt, या फिर एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है दैट इज बेसिकली स्लोप ऑफ vt ग्राफ। सो अगर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन 0 होगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉलिंग फ्रीली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किसकी एग्जाम्पल होती है, रेक्टेंगुलर मोशन, uneven accelerated motion, uniform accelerated motion. So it is basically uniform accelerated motion. Next, the first equation of motion shows the relationship between, बताइए जो पहली इक्वेशन हमारे पास होती है मोशन की वो क्या शो करता है हमारे पास। सो हमारे पास पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बताइए पहली इक्वेशन, बताइए हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ये क्या शो करती है। जो पहली इक्वेशन है ये बेसिकली वेलोसिटी एंड टाइम के बीच रिलेशन शो करती है। अच्छा, जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है ये बेसिकली पोजीशन एंड टाइम के बीच रिलेशन शो करती है। जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है ये बेसिकली पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच हमारे पास रिलेशन शो करती है। पोजीशन मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मानिए आप। सो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। सो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सो वेलोसिटी एंड टाइम। सो वेलोसिटी एंड टाइम आपका दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने अपना 11th पढ़ा है, चाहे आप नीट ही आपने क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। नाउ ध्यान दीजिए, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन इज, बताइए इनमें से आपको क्या दिया गया है। पोजीशन टाइम ग्राफ्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, देखिए एक तो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ 3d क्यूब प्लस 3t मीटर फॉर एग्जांपल। फिर आप वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर आप एक्सेलरेशन निकालते हो, एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो बेसिकली आपको दिया गया है पोजीशन टाइम ग्राफ, आपको बताना है कि जीरो एक्सेलरेशन किस में होगी। एंड ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बोला जहाँ पे हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या फिर कांस्टेंट होगी, हमारी एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होती है, हमारी एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो होती है। सो बताइए इन ग्राफ्स में आपको कहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। सो ऑप्शन सी में क्लियरली आपको दिख रहा है। मे बी कुछ लोग ये भी टिक करेंगे दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट। ये ग्राफ आई होप आपने ग्राफिकल ट्रीटमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ भी है। सो ये चीज़ क्या प्रिडिक्ट करती है या फिर डिपिक्ट करती है, ये चीज़, ये ग्राफ ये डिपिक्ट कर रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट। ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दैट इज पॉसिबल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एंड देयरफॉर अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। सो ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट, अगेन देखिए कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन हैं यहाँ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट
कैनॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ। बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ इनमें से कौन सा नहीं होगा। अच्छा, ग्राफ ए बी सी डी ई, आपको 5 ग्राफ्स दिए गए हैं, आपको बोल रहा है कि कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ नहीं होता है। अगर आप ग्राफ ए देखोगे, ग्राफ ए कुछ हमारे पास यूं दिया गया है। ग्राफ ए हमारे पास एक साइड वेलोसिटी या फिर स्पीड आप मानिए, दूसरी साइड टाइम। देखिए अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये टाइम मैं सिलेक्ट करूंगा, लेट दिस इज टाइम t1, ये हमारे पास है टाइम t2, ये होगा टाइम t3। नाउ अगर आप ये टाइम देखोगे, इस टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक अलग वेलोसिटी निकल के आ रही है, यहाँ पे आपको एक दूसरी वेलोसिटी निकल के आ रही है। सो एक ही सेम टाइम पे, ध्यान दीजिए, एक सेम टाइम पे क्या हो रहा है, एक ही सेम टाइम पे आपके पास 2 अलग वेलोसिटीज निकल के आ रही हैं, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर ये हमारा करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन देखिए, अच्छा बी एंड डी, सी एंड ई, डी ओनली, ए ओनली। सो ऑप्शन डी हमारा होगा, दैट इज ए ओनली, कैन नॉट बी। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया गया है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, a body starts from rest and moves with uniform acceleration. Which of the following graphs represents its motion? बोल क्या रहा है, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो सिंपली वीटी ग्राफ आपको दिया गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ये ग्राफ होगा, क्योंकि बेसिकली एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, इसका जो tan ऑफ थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन 1D। बताइए 1 डायमेंशनल मोशन में इनमें से कौन सा ग्राफ यहाँ पे मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए बी सी डी। बताइए यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे ऑप्शन बी के ऊपर, अगेन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई टाइम लेट कोई भी इंस्टेंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ये t1 सिलेक्ट करा। नाउ यहाँ से आपको कर्व ड्रा करना होगा, ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रा करा। नाउ यहाँ से देखिए इस टाइम पे, ये जो सेम टाइम हमारे पास है, ये वाला सेम टाइम, इस सेम टाइम पे एक तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आ रही होगी एंड दूसरा यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ रही होगी। सो सेम टाइम पे 2 वेलोसिटीज आ रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। Therefore, this cannot be the graph in 1 dimension. Next, the displacement time graph for a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of particle is negative at the point. बताइए instantaneous velocity आपको निकालनी है। आपको क्या दिया गया है, displacement time graph। velocity जब आप निकालोगे that is dx upon dt, यानी कि that is basically जो velocity होगी that will be slope of xt graph, यानी कि position time graph. So अगर आपको किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, आप क्या करिए, वहाँ पे टेंजेंट ड्रा करिए। सो ये आपने टेंजेंट ड्रा किया, अच्छा ये आपने टेंजेंट ड्रा किया, ये आपने टेंजेंट ड्रा किया, ये आपने टेंजेंट ड्रा किया। ड्रा करना है आपको किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बताइए 3 जो आपके पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, कहाँ पे आपका एंगल नेगेटिव आ रहा है। सो क्लियरली इस पॉइंट पे आपका जो एंगल है वो नेगेटिव आ रहा है। बाकी सभी में देखिए, इसमें पॉजिटिव एंगल, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल। सो डी जो ई हमारे पास है, ई ओनली, यानी कि ए, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट पॉइंट ए। आगे बढ़ते हैं। बताइए the horizontal range and maximum height of a projectile are equal, the angle of projection of the projectile is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। जो रेंज हमारे पास है दैट इज इक्वल टू हाइट या फिर मैक्सिमम हाइट। बताइए, अच्छा बताइए ये किस एंगल पे होता है हमारे पास। तो ये होता है 76 डिग्री पे। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है बेसिकली 76 डिग्री पे। पढ़ा है आपने सभी चीज़ें। सो 76 डिग्री पे होता है एंड 76 डिग्री पे tan ऑफ थीटा जो होता है, tan ऑफ थीटा का वैल्यू कितना होता है 4। अगर मैं थीटा निकालूं, थीटा मेरे पास क्या होगा, थीटा मेरे पास tan इनवर्स 4 होगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू H एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। समझ में आया होगा। नाउ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल, देखिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं a प्लस बी, इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ
टू वेक्टर्स, इनकी डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इनके a प्लस b जो मेरे पास है इट इज इक्वल टू a माइनस b। अच्छा, देन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, बताइए एंगल क्या होगा। सो सिंपली आपको क्या करना होगा, a मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमारे पास। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ से जब आप बेसिकली क्या करोगे, जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, रूट और रूट गया, a स्क्वायर b स्क्वायर गया, a स्क्वायर b स्क्वायर गया। अच्छा, माइनस को इधर आप लाओगे, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। सो आपके पास बनेगा 4ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से 4ab जो होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर इसमें क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0। कॉस थीटा कब हमारे पास 0 होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। समझ में आया होगा। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ जो ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में आप बोल रहे होंगे इस सर ने यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस क्यों लिए हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं दीज आर नीट के क्वेश्चन, यहाँ पे आपके JKCET के क्वेश्चन, आपके बोपी के क्वेश्चन, आपके कॉस्ट के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सारे लिए हैं। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर ही मैंने प्रिडिक्ट किया था क्योंकि लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ था एंड मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि जो 10 MCQs आपसे पूछे जाएंगे दे विल बी कॉपी पेस्टेड ऑफ नीट JKCET बोपी वगैरह, एंड वही हुआ। नाउ सेम इस साल भी होगा। नाउ देखिए a particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है कोई हाइट यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे फेंका गया एंड दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया विद सम वेलोसिटी v। अच्छा, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड ऑफ जो B ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये है B, ये है A हमारा। अच्छा, विद 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम हाइट, ध्यान दीजिए सेम हाइट। अच्छा, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट, पार्टिकल A विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल B, पार्टिकल B विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल A, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड विद सेम स्पीड। सो बेसिकली आपने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं हमारे पास। एक तो जो टाइम वाली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, टाइम की इक्वेशन हमारे पास होती है इनकी कितना टाइम लगा किसी बॉडी को नीचे आने में, इट इज़ बेसिकली √2h/g, ये भी मैंने बताया हुआ है। या फिर आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि ये जो भी बॉडी है इसको बेसिकली इसको वेलोसिटी दी गई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर इसको वर्टिकल डायरेक्शन में देते तब वेलोसिटी में चेंज आता, बट इसको हॉरिजॉन्टली दिया गया है। सो देयरफॉर इसकी स्पीड में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो इसका वर्टिकल मोशन होगा उसमें चेंज नहीं आएगा। सो सेम हाइट से दोनों आ रहे हैं, देयरफॉर दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम पे रीच करेंगे ग्राउंड। सो बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। नाउ नेक्स्ट 23, टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास with same velocity, same mass, same velocity are thrown at angle 60 degree and 30 degree with the horizontal। अच्छा, then which will रिमेन सेम, इनमें क्या सेम होगा, दो प्रोजेक्टाइल्स में सेम क्या होगा, एक को हमने 60 डिग्री पे फेंका एंड दूसरे को हमने फेंका 30 डिग्री पे। अब इन दोनों में सेम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, या फिर ऑल ऑफ देम। नाउ बेसिकली आपको पता होगा जो हमारे पास बेसिकली रेंज होता है, पढ़ा है हमने ये भी, रेंज इज सेम फॉर, बताइए दो एंगल्स के लिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए रेंज जो हमारे पास होता है दैट इज सेम। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक एंगल हमारा कितना 60, अगर थीटा 60, 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस 60 जो होगा दैट विल बी 30, यानी कि एक 60 दूसरा 30। सो इस केस में रेंज जो होता है दैट इज सेम। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, सेम। अच्छा, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, बताइए जब एक बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से क्या करती है, एक सर्कल के अराउंड मूव करती है, बताइए उसमें क्या होता है, नो वर्क इज डन ऑन इट, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है या फिर डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। सो बॉडी एक्सेलरेट करती है क्योंकि बेसिकली बिकॉज ऑफ इट इज डायरेक्शन, आप यहाँ पे मानिए। अच्छा, देयरफॉर एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है एंड यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगती है इनवर्ड में उसको हम बोलते हैं बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC।
अच्छा, फिर मेन चीज़ जो यहाँ पे है, जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल के अराउंड मूव करती है, सो इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, सो नो वर्क विल बी डन ऑन इट, सो कोई भी वर्क यहाँ पे नहीं होगा। वेट ए सेकंड, कॉल आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से कॉल करूँगा। ओके ओके, नाउ देखिए, सो इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसमें क्या होता है, सिंपली वेलोसिटी जीरो होती है पार्टिकल्स की। अगर वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मोशन जो होगा दैट स्टॉप्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हमारे पास होता है बेसिकली एनर्जी के आधार पे है हमारे पास। अच्छा, फिर फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीट्स द टू सोर्सेज मस्ट हैव, देखिए जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, सुपरपोजिशन, देखिए सुपरपोजिशन में हमने तीन चीज़ें देखी हैं। एक तो हमारे पास इंटरफेरेंस फिनोमेना होती है जो आप क्लास 12th में ऑप्टिक्स में अगेन पढ़ोगे डिटेलड वे में। अच्छा, फिर हमारे पास स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर हमारे पास बीट्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, होता क्या है इनमें, जो हमारे पास इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, यानी कि न्यू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है दो वेव्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेम, यहाँ पे अपोजिट। अच्छा, बीट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेसिकली आप बता सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ नॉट इक्वल, दैट इज़ नियरली इक्वल, क्योंकि हमने देखा था ए की फॉर एग्जांपल अगर 202 हर्ट्स है, दूसरे की क्या होगी, लेट 198 हर्ट्स, यानी कि ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। सो इसको आप बोल सकते हो कि नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज या फिर स्लाइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जब दो वेव सुपर इम्पोज करती है वहाँ पे बीट्स फिनोमेना अराइज होती है। सो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो देखिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीट्स द टू सोर्स मस्ट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि बेसिकली थोड़ी डिफरेंस तो है, बट अगर थोड़ा ही है बट डिफरेंस तो है, बट एम्पलीट्यूड इनका काम यहाँ पे नहीं है, एम्पलीट्यूड वगैरह का या फिर फेज का। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज मेजर्ड, मे बी आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा मतलब मैं आपके लिए रीड भी करूंगा। द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है जो आप एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट काउंट, लीस्ट काउंट, राउंड ऑफ वैल्यू, मिनिमम काउंट। सो ये क्या होता है हमारे पास, इट इज़ बेसिकली लीस्ट काउंट, जो आप मिनिमम वैल्यू मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास स्केल है, जो स्केल आपके पास है 15 सेंटीमीटर वाली या फिर 30 सेंटीमीटर वाली, वो मिनिमम कितना मेजर कर सकती है, वो मिनिमम बेसिकली हमारे पास एमएमएस में मेजर कर सकती है, इतना तो आपको पता होगा। अच्छा, उससे कम नहीं, नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर वो मेजर नहीं कर सकती। फिर द पॉइंट व्हेन द फ्लूइड कम्स टू रेस्ट इज कॉल्ड एज, बताइए जो फ्लूइड, जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, फॉर एग्जांपल जब हम किसी बॉडी का मोशन देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक जेट हमारे पास है, ये जेट जो है ये इधर की ओर मूव कर रहा है, सो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा ईयर का वो ऐसे होगा। इसमें दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट, ये दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो ईयर इस पे लग रहा है या फिर ईयर का जो रेजिस्टेंस हो रहा है या फिर ईयर जो इस पे लग रहा है वो बेसिकली रेस्ट पे होता है, इन दो पॉइंट्स पे, इन दो पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं। सो बेसिकली इन दो पॉइंट्स पे जो फ्लूइड हमारे पास होता है दैट इज एट रेस्ट, एंड इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। नेक्स्ट, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्पड इन द क्रिएशन इन विच स्केल, ज़ीरोथ लॉ ने किस में हेल्प किया, बताइए, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर या फिर टेम्परेचर। जो ज़ीरोथ लॉ हमारे पास है ही डिफाइनड बेसिकली, या फिर ज़ीरोथ लॉ जो है वो डिफाइन करता है टेम्परेचर को। नेक्स्ट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव अस द डेफिनेशन। आप बताइए जो सेकंड लॉ हमारे पास है ये किस चीज़ की डेफिनेशन आपको देता है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, प्रेशर या फिर इंटरनल एनर्जी। सो ये बेसिकली आपको एंट्रोपी डिफाइन करके देता है। नंबर 33, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर देन देयर इज एन इंक्रीज इन इट। जब एक बॉडी क्या करेगी, जब एक बॉडी को हम ड्रॉप करेंगे टावर से, सो होता क्या है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है या फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सो वेलोसिटी इंक्रीज, यानी कि जब भी एक बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आएगी। अच्छा, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन मेजर्स,
यानी कि फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन का रेशियो अगर आप लोगे, ये क्या मेजर करके देगा? आपको पता होगा जो एफ हमारे पास है दैट इज एम ए। सो यहाँ से एफ बाई ए क्या होगा? एफ बाई ए एम होगा। इनर्शिया, इम्पल्स, वेलोसिटी, मोमेंटम। सो आपको मैथ्स नहीं दिया गया है, बट यू नो दैट जो मैथ्स होता है दैट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। सो इनर्शिया यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, the work done by the system is equal to the decrease in its internal energy in a system which undergoes a change. What kind of change the system has undergone? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। The work done by the system is equal to decrease in internal energy, यानी कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बताइए ये कौन सा सिस्टम है? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। सो ऐसा आपको कहाँ पे दिखता है बेसिकली? बताइए। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आप क्या यूज़ करोगे? आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन यूज़ करोगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है? सिंपली डेल क्यू जो हमारे पास है दैट इज डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अच्छा, एडियाबैटिक के लिए हमारे पास क्या होता है? जो डेल क्यू होगा दैट विल बी जीरो, डेल यू प्लस इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, या फिर डेल डब्ल्यू जो होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल यू। सो एडियाबैटिक के लिए। नेक्स्ट, if upon tilting the center of gravity remains at the same height then the body is said to be in, बेसिकली आपने ये रोटेशनल मोशन में भी पढ़ा होगा, या फिर अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ वहाँ पे हम बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक्स में भी ये चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा, नाउ देखिए, नाउ सिंपली हमारे पास एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर हमारे पास होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर हमारे पास होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसमें जो हमारे पास सी जी जो होता है वो अपवर्ड शिफ्ट करता है, एंड जो अनस्टेबल होता है इसमें जो सी जी हमारे पास है वो डाउनवर्ड की ओर शिफ्ट होता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में वो सेम रहता है, सेम हाइट पे। अच्छा, इन इफ अपॉन टिल्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट देन द बॉडी इज सेड टू बी इन। सो बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स। बताइए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है दैट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड द प्लेन ऑफ मोशन। सो जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहा है, सेंट्रीपिटल की नहीं, सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि जो बॉडी को यानी कि सर्कल से बाहर ले जाना चाहता है या फिर उसके रेडियस से बाहर धकेलना चाहता है, यानी कि जिसके कारण फॉर एग्जांपल करूँ मैं एक्सीडेंट होते हैं जिस फोर्स के कारण, दैट इज बेसिकली सीडो फोर्स। अच्छा, दैट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा, टोटल चेंज इन द एनर्जी इज इक्वल टू। सो वर्क एनर्जी जो थ्योरम हमारे पास है उसमें जो बेसिकली हमारे पास टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू बेसिकली वर्क डन। सो ये किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डन के बराबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट वैल्यू फिर से क्वेश्चन आया वही लीस्ट काउंट वाला। नेक्स्ट, फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा, एंड इसीलिए जो मेरी लेक्चर सीरीज है दैट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर बोर्ड, आपके नीट के बेसिक्स, आपके नीट के ऑलमोस्ट 50% बेसिक्स वहाँ से क्लियर होंगे। आपका जो बोपी वाला एग्ज़ाम है बस मेरे लेक्चर से निकल जाएगा। आपका जो कॉस्ट वाला एग्ज़ाम है बस मेरे लेक्चर से निकल जाएगा। आपका जो JKCET वाला एग्ज़ाम है मेरे बोर्ड के लेक्चर से निकल जाएगा। ये बात है। Now, for the motion with uniform velocity, the slope of velocity time graph is equal to, बताइए, for the motion with uniform velocity बात कर रहा है कि ध्यान दीजिए, for motion with uniform velocity, the slope of velocity time graph। So हमारे पास क्या है? velocity time graph। ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा है? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। स्लोप देखिए, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है दैट इज इक्वल टू बेसिकली स्लोप ऑफ VT ग्राफ। अच्छा, अगर वेलोसिटी हमारे पास है यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? जीरो। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ पोल्स। ये हमारी अर्थ का इक्वेटर, ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास पोल्स यहाँ पे। अच्छा, आपको पता होगा जो रेडियस हमारे पास होता है बेसिकली
जो रेडियस हमारे पास होता है, रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स। एंड आपको पता होगा जो जी हमारे पास है दैट इज GM/r²। सो जितना आर हमारे पास ज़्यादा होगा उतना जी क्या होगा, उतना कम जी होगा हमारे पास। देयरफॉर जो हमारे पास GP यानी कि पोल्स पे होगा वो ग्रेटर होगा इक्वेटर के कंपैरिजन में। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये बेसिकली रेडियस के कारण सब चीज़ें हो रही हैं, बट यहाँ पे रेडियस वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ऑप्शन क्या दिए हैं, शेप एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, मैस ऑफ सन, मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ मून। सो आप बेसिकली इसको टिक करके आओगे शेप एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, अ प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ इतना। सो एक प्लेयर ने क्या किया, ये है ग्राउंड फॉर एग्जांपल, यहाँ से नीचे बॉल फेंकी, बॉल यहाँ तक चली गई। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल। देखिए, चाहे हमारे पास बॉल नीचे आए या फिर ऊपर जाए, हमेशा जो जी लगेगा, जी हमेशा नीचे की ओर लगेगा। जो जी होगा वो बेसिकली क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। सो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड, सो वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज ए रॉकेट वर्क in space? Principle of conservation of momentum, conservation of mass, conservation of energy, conservation of speed. So it is based on principle of conservation of momentum. अच्छा, next, for maximum range the angle of projection should be, बताइए r max के लिए जो रेंज हमारे पास होता है r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2θ/g। अगर आपको r max निकालना है तो आप थीटा कितना यूज करते हो, 45 डिग्री। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। सो जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी जो पाथ होती है दैट इज पैराबोलिक। मोशन ऑफ ए शिपनिंग टॉप, जो शिपनिंग टॉप होता है जब हम बचपन में खेलते थे उसका जो मोशन होता है बताइए किस टाइप का होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि उसमें कौन सा फोर्स हमारे पास इन्वॉल्व होता है, इट इज़ बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की अलग एग्जाम्पल्स हमारे पास है कार टर्निंग की, या फिर जो हमारी अर्थ है सन के अराउंड उसका मोशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, बताइए इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जी हाँ। मून मोमेंट्स अराउंड द अर्थ, जी हाँ। टाइडल्स ड्यू टू मून एंड सन, बेसिकली जो टाइडल्स हमारे पास होती है ड्यू टू मून एंड सन, इसमें भी अगेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का रूल हमारे पास है। मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द मून, जी नहीं। सो डी हमारा क्या होगा, ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। So moon movement around the earth, not movement of earth around moon. Next, बर्नौली थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए बर्नौली थ्योरम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्लूइड एंड गैस इज, यानी कि जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, चाहे हमारे पास कोई लिक्विड हो, क्योंकि फ्लूइड्स में हमारे पास लिक्विड प्लस गैसेस आते हैं, सो इनमें हमें मेन जो हीट ट्रांसफर दिखता है दैट इज बेसिकली कन्वेक्शन। नेक्स्ट, इन विच एट विच इट इज़ बेसिकली एट विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम सभी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। सो ये हमारे पास डेंसिटी, ये हमारे पास टेम्परेचर, ये मैंने आपको कर्व दिखाया था, ये है बेसिकली मैक्सिमम डेंसिटी एंड किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। एंड कितनी होती है मैक्सिमम डेंसिटी, 1000 kg/m3 किसकी, वाटर की। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा एंड आप मेंशन करिएगा कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया है, एंड आपका रिवीजन यहाँ से बढ़िया हुआ होगा। एंड आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड अब आपका जो 11th है वो ये मानिए इट इज़ डन एंड डस्टेड। नाउ अब आपका 12th होगा। ये है हमारी प्ले लिस्ट, बिल्कुल यूट्यूब पे ओपन रहेगी। जिसको खाली बोर्ड्स का पढ़ना है वो पढ़ सकता है, जिसको बोर्ड प्लस नीट के बेसिक 50% कॉन्सेप्ट, सिकॉस्ट हो गया या फिर अदर चीज़ें बोपी वगैरह वो भी साथ में सीखना है, या फिर कैलकुलेशन, स्पेशली कैलकुलेशन भी आपको खतरनाक बनानी है, तब आप हमारा कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको खाली बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं, इट इज़ मोर देन एनफ। इससे बढ़िया प्लेलिस्ट आपको JNK में यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आप सर्च करके देखिएगा, आप सर्च मारिएगा। ये है पहला वीडियो हमारा। यहाँ पे इस साल, क्योंकि हर साल फिजिक्स का पेपर टफ आता है, इस साल भी आया, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू आपको मिलेगा जिनने पूरी प्लेलिस्ट देखी थी। नाउ इन्वायरमेंट अगेन देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ना ही इतना कोई कंटेंट JNK में दे सकता है, आई गारंटी।
इतना मैं गारंटी दूंगा। सेम विथ फिजिकल एजुकेशन, JNK में आपको कोई भी इतना कंटेंट नहीं देगा इतना डिटेल्ड वे में, क्योंकि मैं वही चीज़ कराता हूँ जो मुझे मैं वही चीज़ कराऊंगा जो मुझे डिटेल्ड वे में करानी होगी। इसलिए अभी तक मैंने केमिस्ट्री नहीं कराई, या फिर फॉर एग्जांपल बायो के साथ तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मुझे व्यूवर्स चाहिए होते या फिर कुछ और, मैं बायो के मॉडल पेपर्स लाता या फिर गैस वगैरह देता। मैं ऐसी बकचोदी नहीं करता हूँ। मेरी एक ही बात होती है, सीधी बात, नो बकवास। ड्रामाबाजी, नौटंकीबाजी, वीडियो में रील्स बनाना, मेरे को ये चीप चीज़ें लगती हैं। सो आई डोंट डू दीज थिंग्स। बस पढ़ाई एंड सीरियसली, बस पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद ज़िंदगी में ऐश ही ऐश। उसके बाद आप जो भी करो, आप बकचोदी करो, कुछ करो, फिर लाइफ आपके पास ओपन है। सो ये आपको केवल और केवल फॉलो करने हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ना ही इससे ज़्यादा कंटेंट आपको JNK में देगा कोई, क्योंकि पूरा YouTube मैंने छान के देखा है, या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी देखा हुआ है। नाउ आपके पास ये भी बेनिफिशियल है कि ये वाला सेशन भी आप अटेंड करके जाइएगा, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया है। इसमें शायद 65 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके 1 मार्क 2 मार्क यहीं से डेफिनेटली आपको दिखेंगे, कॉन्सेप्ट स्पेशली, एंड आप एग्जाम में 4 के आओगे 70 आउट ऑफ 70। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।